मुझे विधवा हुए 10 साल हो चुके थे। ना ही मेरी कोई औलाद थी, ना ही मैंने दूसरी शादी की थी। मुझे अपने मरे हुए पति से बहुत प्यार था, इसलिए मैं रोज़ रात उनकी कमीज़ अपने साथ रखकर सोती थी। मगर पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा था। मैं सुबह उठती तो मुझे चक्कर आते, मेरे पेट में दर्द होता। एक दिन मैं डॉक्टर के पास गई तो वह बोली कि तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर मैं घबरा गई, क्योंकि मैं तो कई सालों से विधवा थी। उस रात मैं बहुत परेशान थी और पति की कमीज़ सीने से लगाए लेटी हुई थी कि मुझे कोई चीज़ चुभती हुई महसूस हुई। जैसे ही मैंने कमीज़ की जेब में हाथ डाला तो मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि उसके अंदर से तो मेरा नाम जानवी है। और आज मैं बहुत खुश थी, क्योंकि आज मेरी बड़ी बहन रीना की शादी थी। हम 3 बहनें और एक भाई था। ये हमारे घर में पहली शादी थी। आज मैंने सोच रखा था कि अपने जीजू से जूता चुराई की रस्म में पूरे 5,000 लूँगी, क्योंकि वह बहुत अमीर थे और मेरे जीजू भी बहुत अच्छा कमा लेते थे। अभी मैं अपने जीजू के जूते चुराने के बारे में सोच ही रही थी कि मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने कमरे में ले गई। मैंने देखा मम्मी मुझे परेशान सी लग रही थी और उनकी आंखें भी सूजी हुई थी। मैंने पूछा, मम्मी क्या बात है, सब ठीक तो है ना? मम्मी मेरे पूछने पर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। फिर मम्मी ने मेरे हाथ पर एक खत थमा दिया। मैंने जल्दी से खत खोलकर देखा तो वह खत रीना दीदी की तरफ से था। उसमें लिखा था कि मम्मी मुझ में बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है, इसलिए मैंने खत लिखा है। मैं रोहन से शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं तो किसी और लड़के को पसंद करती थी। मम्मी आज उसने मुझे कहा कि अगर मैं उसके साथ घर से ना भागी तो वह जहर खाकर अपनी जान दे देगा। मम्मी मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मम्मी मैं जानती हूँ कि इस तरह आपकी बहुत बदनामी होगी। भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपनी दीदी का खत पढ़कर कांपने लगी थी। मम्मी बोली कि जानवी, क्या तुम्हें अपनी बहन की करतूतों का पता था? मैं फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मम्मी कसम से मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, वरना मैं दीदी को कभी इस घर से ना जाने देती। मम्मी कहने लगी, अब देखना तुम्हारे पापा की इज्जत नीलाम हो जाएगी। बेटी बताओ, इस हाल में हम क्या करें? मैं बोली, मम्मी मैं नहीं जानती कि हमें क्या करना चाहिए। मम्मी ने मेरे सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटी अपने बाप की इज्जत बचा लो और अपनी बहन की जगह तुम दुल्हन बन जाओ। मुझे मम्मी से इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मैं बोली, मम्मी ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मैंने आपकी बात मान ली और ये शादी भी कर ली, तो खुद सोचो, जब मेरे ससुराल वालों को इस बात का पता चलेगा तो वे मेरे साथ क्या सलूक करेंगे? वह तो मेरा जीना हराम कर देंगे। मम्मी कहती है कि तुम्हारे पापा दिल के मरीज़ हैं, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आगे तुम्हारी मर्ज़ी। तुम अपने बाप को अर्थी पर लेटा देखना चाहती हो या फिर दुल्हन का जोड़ा पहनकर बैठना चाहती हो? मैंने दुल्हन के जोड़े की तरफ देखा तो आंखों से आंसू बहने लगे। अब मुझे ना चाहते हुए भी अपने बाप की खातिर अपनी खुशियों की कुर्बानी देनी पड़ी। आखिर मेरे पापा ने मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे विदा कर दिया। वह नहीं जानते थे कि मैं रीना नहीं बल्कि जानवी हूँ। कुछ ही देर बाद मैं विदा होकर रोहन के घर पहुँच चुकी थी। मेरी सास मुझे मेहमानों में बिठाकर कुछ रस्में पूरी करना चाहती थी, लेकिन मैंने सिर दर्द का बहाना बना लिया और रोहन से कहा कि मैं कमरे में जाना चाहती हूँ। रोहन ने अपनी माँ से कह दिया कि आप बाकी की रस्में सुबह कर लेना, और उन्हें कोई एतराज़ नहीं हुआ था। मुझे मेरे कमरे में लाकर बिठा दिया और थोड़ी देर के बाद ही रोहन भी कमरे में आ गए थे। उन्होंने जल्दी से मेरा घूंघट उठाया और मुझे देखकर एक पल के लिए बिल्कुल दंग रह गए। वह तो कुछ बोलने की हालत में भी नहीं थे। फिर उन्होंने बहुत देर के बाद जो शब्द कहे वह मेरे दिल को सुन्न करने के लिए काफ़ी थे। वो बोले, तुम रीना की छोटी बहन जानवी हो ना? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। फिर यहाँ क्या कर रही हो और रो क्यों रही हो? कुछ तो बताओ मुझे। मैं रोते हुए बोली, रोहन
दीदी आज घर से भाग गई है। हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं। दीदी कभी ऐसा नहीं कर सकती। मम्मी को उनका खत मिला था जिसमें उन्होंने लिखा था कि वह किसी और से मोहब्बत करती हैं, इसलिए उसके साथ घर छोड़कर जा रही हैं। उस टाइम हम भी बहुत परेशान हो चुके थे। उन्हें पापा की इज्जत की फिक्र थी, इसलिए मेरे सर पर दुपट्टा डालकर मुझे मंडप में बिठा दिया गया। रोहन ने अपना सिर पकड़ लिया और कहा, ओहो, तभी पंडित जी ने फेरे कराए थे तो मुझे थोड़ा सा शक हुआ था कि वे रीना की जगह जानवी कह रहे थे, मगर तब मैंने सर झटक दिया था कि मेरा वहम है। जी मम्मी ने ही इस बारे में पंडित जी से बात की थी कि इसे भेज रहे हैं। पंडित जी को सब पता था, इसलिए मेरी शादी में पंडित जी ने मेरा ही नाम लिया था। मम्मी ने शादी के टाइम खाना टेबल पर लगा दिया था ताकि खाने की वजह से किसी का नाम की तरफ ध्यान ही ना जाए। रोहन ने सिर हिला दिया था, फिर बोले, तुम इस तरह घबराई हुई क्यों हो? तुम्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं था क्या? मैं बोली, मुझे ये रिश्ता मंजूर है या नहीं। उस टाइम मुझे जो चीज़ डरा रही थी वो ये थी कि आप और आपकी फैमिली मेरे साथ कैसा सलूक करेगी। फिर रोहन कहने लगे, जानवी, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। इस बात के सबूत के लिए यही काफ़ी है कि तुमने अपनी बहन की गलती को सुधारने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया और अपने माँ बाप को बदनामी से बचा लिया। और अगर आज बारात खाली वापस लौटती तो यकीनन हमारी भी बदनामी हो जाती। तुमने हमें भी तो बदनामी से बचा लिया है। रोहन कहने लगे, जानवी, तुम एक अच्छी खासी प्यारी लड़की हो और मुझे तुम्हें अपनाने में कोई समस्या नहीं है। मैं तो रोहन की बातें सुनकर हैरान रह गई थी कि क्या कोई सच में इतना अच्छा हो सकता है। अब मुझे भी तसल्ली हो गई थी। तब रोहन ने मुझे अपना मोबाइल फ़ोन दिया और कहने लगे, तुम आराम से अपने घर बात कर लो और अपनी माँ को बता दो कि रोहन को अब सच्चाई का पता चल चुका है। वह परेशान होंगी, उन्हें दिलासा दे दो। रोहन की बात सच साबित हुई थी। जब मैंने मम्मी को फ़ोन किया तो वो रोने लगी थी। कहने लगी, जब से तुम विदा होकर गई हो मैं सूली पर लटकी हुई हूँ। अच्छा हुआ कि तुमने मुझे फ़ोन करके अपने बारे में बताया। सच जानने के बाद रोहन ने तो मुझे कुछ नहीं कहा था, मगर जब मेरी असलियत घर वालों में खुली तो सब ने बहुत एतराज़ किया। मेरी सास तो कहने लगी कि बेटा, इसे अभी के अभी डिवोर्स देकर घर से निकाल दो। इसके माँ बाप को भी तो पता चले कि धोखा नहीं चलेगा। ये रिश्ता ना हुआ जैसे हम मंडी में सब्जी लेने गए हैं और हमें दिखाया कुछ और दिया कुछ और पैक करके। तब रोहन ने भी सबको तसल्ली दिलवाई थी। उसने सबसे कहा कि मुझे जानवी रीना से भी ज़्यादा अच्छी लगी है। अगर आप में से किसी ने उसके साथ बुरा किया तो मुझे बहुत दुख होगा। खैर, फिर रोहन ने बहुत बड़ा रिसेप्शन पार्टी भी किया था। ये सब देखकर मेरा मन बहुत खुश हो गया था। रिसेप्शन पार्टी के बाद सब मेहमान चले गए। मैंने महसूस किया कि मेरी सास अभी भी मुझसे खींची खींची सी रहती है, मगर रोहन ने अपनी माँ को मजबूर कर दिया कि वह मेरा ख्याल रखें, इसलिए आखिरकार मेरी सास का दिल भी पिघल ही गया था। अब हम दोनों में अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। मेरे पति रोहन यूपी में स्पेशल पुलिस फोर्स में ड्यूटी पर तैनात थे और स्पेशल वालों को तो कभी भी छुट्टी नहीं होती, 24 घंटे ड्यूटी होती है। उन्होंने मुझे हर खुशी दी थी। वह कभी मुझे घुमाने तो कभी शॉपिंग कराने ले जाते। मुझे ज़िंदगी बहुत हसीन लगने लगी थी। फिर वह अपनी ड्यूटी पर चले गए। उनके जाने के बाद भी मेरी सास मेरे साथ बहुत अच्छी थी। एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगी, बहू, मेरा बेटा तो अब ड्यूटी पर चला गया है, लेकिन तुमने खुशखबरी अभी तक नहीं सुनाई है। मैंने अपनी सास को बताया कि अभी तो कोई खुशखबरी नहीं है। ये सुनकर मेरी सास ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे की निशानी मेरे पास हो। बेटी, तुम ऐसा करो कि कुछ साल के लिए रोहन के पास चली जाओ, तब तक मैं अपनी बहन के घर चली जाऊंगी। मेरे बेटे रोहन को सरकारी क्वार्टर तो मिल ही गया है, तुम उसके पास जाकर रह सकती हो। रोहन को भी औलाद की बहुत ख्वाहिश थी। मुझे अपनी सास से इस तरह की बात की उम्मीद नहीं थी।
मुझे तो लगा कि वह मुझे हमेशा मेरे पति से दूर रखेंगी और उसके पास नहीं जाने देंगी, मगर उन्होंने मेरे ख्याल को गलत साबित कर दिया। मेरी सास ने उसी दिन रोहन को फ़ोन करके कह दिया था कि उसका भी अपने साथ रहने का इंतज़ाम करें। रात को मुझे रोहन की कॉल आ गई। वह बहुत खुश लग रहे थे। वह कहने लगे, जब से मैंने ये खुशखबरी सुनी है कि तुम मेरे पास रहने के लिए आ रही हो, मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा हूँ। मैं कल तक सारे इंतज़ाम कर लूँगा और फिर आकर तुम्हें ले जाऊँगा। मुझे ये सब किसी ख्वाब की तरह लग रहा था। खैर जो भी था, मैं बड़ी खुश थी। मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया था। मेरी सास भी मुझे देखकर मुस्कुराती थी। शाम हुई तो रोहन के नंबर से फ़ोन आने लगा। मैंने कांपते हुए हाथों से कॉल उठाई तो किसी ने हेलो कहा था, लेकिन ये आवाज़ मेरे रोहन की नहीं थी। मैं अचानक से घबरा गई। मैं बोली, जी कौन? तो उन्होंने कहा कि आप रोहन के घर से बात कर रही हैं। मैंने कहा, जी हाँ, मैं उनकी पत्नी बात कर रही हूँ। उन्होंने बताया कि आपका पति रोहन देश की सेवा करते हुए शहीद हो गया है। वह अब इस दुनिया में नहीं है। ये शब्द मुझ पर गोली की तरह चल रहे थे। मेरी सास ने मेरे हाथ से फ़ोन ले लिया। उन्हें भी अपने बेटे की शहीदी के बारे में पता चला। मैं उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। वह भी हिचकियाँ ले रही थी, मगर मुझे रोने से मना भी कर रही थी। वह कहने लगी, बस ये आंसू छुपा लो, गम ना करो। ये ना हो कि कोई और औरत तुम्हारे आंसू देखकर घबरा जाए और अपने पति को देश की सेवा करने से रोक ले। मैं तो उनके हौसले को देखकर हैरान होती जा रही थी। रोहन का बहुत ही शांत तरीके के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। मैं खुश थी कि मैं एक शहीद की पत्नी थी, मगर दिल था कि संभलता ही नहीं था। वह सदमे से बाहर नहीं आ रहा था। मेरे पति रोहन बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने मुझे लोगों के सामने रुसवा होने से बचाया था। उन्होंने मेरे माँ बाप की लाज रखी थी। फिर मैं कैसे ना उस इंसान से मोहब्बत करने लगती। मैंने अपनी सास से कह दिया था कि मैं रोहन के बाद आपका सहारा बनूंगी। मेरे कमाने की नौबत ही नहीं आई थी, क्योंकि रोहन की पेंशन आने लगी थी और इसी से घर का खर्चा चल रहा था। मेरी सास अक्सर कहती थी कि रोहन का बच्चा होता तो तुम्हारी गोद में खेल रहा होता और हमारे घर में इतनी उदासी ना होती। मैं भी यही सोचती थी कि काश रोहन जाने से पहले मुझे अपना वारिस देकर चले जाते। यूं ही समय बीतने लगा। एक दिन मेरे माँ बाप मुझे अपने साथ ले जाने के लिए आए। मम्मी ने मेरी सास से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और ये भी कहा कि आप मेरी बेटी को दूसरी शादी की इजाज़त दे दें, क्योंकि आगे पहाड़ जैसी लंबी ज़िंदगी है। कल को हम भी मर गए और आपको भी कुछ हो गया तो मेरी बेटी का क्या होगा। मेरी सास ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, मेरी इजाज़त है, आप उसे अपने साथ ले जा सकते हैं, मगर जब मेरी बेटी की शादी होगी तो मुझे भी ज़रूर बुलाएं। मेरी मम्मी बहुत खुश हो गई थी, मगर मैंने उनके साथ जाने से मना कर दिया। मैं बोली, मम्मी जाने से पहले उन्होंने मुझसे वादा लिया था और मुझे कहा था कि तुम मेरी माँ का ख्याल रखना। मम्मी, मैं अपने मरे हुए पति का हुक्म नहीं टाल सकती। मैं अपनी सास को छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगी। फिर मम्मी और पापा ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, मगर मैं उनके साथ नहीं गई। मेरे पास ज़िंदगी बिताने के लिए रोहन की बहुत सी यादें थीं। अब मैं हर रात रोहन की तस्वीर और उसके कपड़ों को गले से लगाकर सोती थी और उससे ढेरों बातें किया करती थी। यूं ही मेरी ज़िंदगी के 10 साल बीत गए। अब मेरी सास बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। मैं उनका बहुत ख्याल करती थी, मगर अब कुछ दिनों से मेरी खुद की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। मेरी सास भी मुझे कहने लगी कि जानवी, तुम अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हो, देखो कितनी कमज़ोर हो गई हो। मैं उनकी बात हंसकर टाल दिया करती थी। एक दिन मेरी सास कहने लगी, जानवी, अब मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तुम मेरी बच्ची शादी कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं मरकर रोहन की आत्मा के पास जाऊं तो वह मुझे देखकर मुंह फेर ले और मुझसे ये सवाल करे कि आप मेरी धर्म पत्नी को किसके पास छोड़कर आई हो। मैंने अपनी सास को कहा कि आपको आपके मरे हुए बेटे की कसम कि आपने आज के बाद मेरी शादी का नाम भी लिया तो
अब मेरी तबीयत हर समय खराब रहने लगी थी। जी घबराया करता था, मगर मैं इस बीमारी को नज़रअंदाज करती थी। लेकिन ये सब कुछ मेरी सास की निगाहों से नहीं बचा था। वह कहने लगी, मेरी बेटी, तुम बहुत कमज़ोर होती जा रही हो। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं। मैंने मना कर दिया, मगर आज तो मेरी सास बच्चों की तरह ज़िद करने लगी थी। वह कहने लगी कि मैं तुम्हें हर हाल में अपने साथ लेकर जाऊंगी, और वह मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर मेरा चेकअप करने के बाद बोली, बहुत बहुत मुबारक हो, आप तो प्रेग्नेंट हैं। ये बात सुनकर मैं और मेरी सास, हम दोनों हक्का बक्का रह गईं। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। डॉक्टर दवाइयों के बारे में बताती रही और सावधानी के बारे में कहती रही, मगर मेरे पल्ले उसकी कोई बात नहीं पड़ी थी। मेरा दिमाग तो इसी बात पर ही उलझ गया था कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। खैर, हम दोनों सास बहू घर आ चुकी थीं। सारा रास्ता हम दोनों चुप रहीं। घर आकर मेरी सास ने मेरे सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटी, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है। तुम उस बच्चे के बाप को फ़ोन करके बुला लो और मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। अगर तुम्हें इस बात का डर है कि मैं अकेली रह जाऊंगी, तो तुम मेरी फिक्र ना करना। मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है। मैं अपनी सास के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं बोली, सासू माँ, रोहन मेरी ज़िंदगी में आने वाला पहला और आखिरी मर्द था। उसके बाद मैंने कभी किसी आदमी से अपना रिश्ता बनाने के बारे में नहीं सोचा। शायद डॉक्टर झूठ बोल रही हो। मेरी सास मुस्कुराने लगी और बोली, बेटी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम अभी जवान हो। मैं जानती हूँ तुम्हें ज़िंदगी बसर करने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत है। अच्छा हुआ कि तुमने खुद ही ढूंढ लिया। बेटी, मैं तुम्हें गलत नहीं कह रही। फिर तुम क्यों घबरा रही हो? मैं कुछ कहे बिना कमरे में आ गई और रामायण उठाकर ले आई। मैंने रामायण पर हाथ रखकर बोला कि मेरी ज़िंदगी में रोहन के अलावा और कोई भी आदमी नहीं। अब मेरी सास भी परेशान हो चुकी थी। वह कहने लगी, ये तो बहुत फिक्र की बात है। न जाने हमारे घर पर कौन घात लगाकर बैठा है। मेरी सास कहने लगी, बेटी, हमें मुजरिम को ज़रूर ढूंढना है। आज से ना तुम सोना और ना ही मैं सोऊंगी। फिर देखते हैं कि ये सब किसका किया धरा है। खैर, रात हुई तो मैं प्लान के मुताबिक अपनी पति की तस्वीर और कपड़े अपने सीने पर रखकर सोने का नाटक करने लगी। करीब रात के 12 बजे मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई आदमी मेरे कमरे में आया है। मैं जल्दी से उठकर बैठ गई। तब मुझे एक रुमाल नज़र आया। कमरे की खिड़की से अंदर आने वाला आदमी मेरी नाक पर रुमाल रखकर मुझे बेहोश करने वाला था, मगर मैं उठकर बैठ चुकी थी। सामने नज़र पड़ी तो मैं बिल्कुल हैरान रह गई थी। वह कोई और नहीं बल्कि मेरा पति रोहन था। वह मेरे सामने खड़ा था। तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा फिर से खुला और मेरी सास भी कमरे में आ गई। वह भी अपने बेटे को देखकर बिल्कुल दंग रह गई थी। वह रोहन के गले लग गई। बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? जबकि मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। रोहन कहने लगे, माँ, आप तो जानती हैं ना कि मैं एक जासूस हूँ। मैं देश की खातिर दुश्मनों की जासूसी करता था। जब उन दिनों मेरी शादी हुई तो मेरे बड़े ऑफिसर को पता चला था कि हमारे देश में दुश्मन घुस गए हैं, जो हमारे राज को हासिल करके देश का माहौल ख़राब करना चाहते थे। मैं एक माहिर जासूस था, इसलिए मुझे वापस ड्यूटी पर बुला लिया गया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर फिर आपने ये फैसला किया कि जानवी को मेरे पास भेजना है। इसलिए मुझे अपनी मौत का झूठा नाटक करना पड़ा। मम्मी, मेरे साथ जो लड़का उस मिशन में शामिल था वह शहीद हो गया था। उसके आगे पीछे कोई नहीं था। उसका पूरा चेहरा भी झुलस गया था। इसलिए मैंने ये कह दिया कि वह लाश मेरी है, क्योंकि उस मिशन में मेरे बचने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और ये भी हो सकता था कि मेरी लाश भी आपको ना मिलती। लेकिन मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं उस मिशन में कामयाब हो गया और बच गया। अब मैं वापस आना चाहता था, मगर आप दोनों से शर्मिंदा था। समझ नहीं आता था कि क्या करूं। बस फिर मैंने ये मन बनाया कि जब जानवी प्रेग्नेंट हो जाएगी तो आप लोग बच्चे के बाप को तलाश करते करते मुझ तक पहुंच जाओगे। और आज वही हो गया। मम्मी, आपको बहुत मुबारक हो, आप दादी बनने वाली हैं।
वह दोनों माँ बेटा बहुत खुश थे। मेरी सास कमरे से चली गई तो रोहन मेरी तरफ आए और मुस्कुराकर बोले, क्या मुझे माफ़ नहीं करोगी? मैं कहने लगी, आपको पता नहीं कि ये पिछले 10 साल मैंने आपके बिना कैसे बिताए हैं। बिना सहारे के मैंने अपनी ज़िंदगी के 10 खूबसूरत साल गम के हवाले कर दिए। रोहन कहने लगे कि तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो, मगर एक बार मैंने तुम्हें अपना बनाया था जब तुम उस ज़िंदगी से हार बैठी थी और बहुत घबराई थी। आज मैं घबराया हुआ हूँ, तुम मुझे अपना लो। रोहन की इस बात के बाद मैं कुछ भी कहने के काबिल नहीं रही थी। मैंने उन्हें माफ़ कर दिया था। मैं आज एक बेटे की माँ बन चुकी हूँ। ये दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने मेरा पति मुझे वापस लौटा दिया और उसकी गैर मौजूदगी में मेरे कदमों को बहकने से रोक दिया। नहीं तो शायद आज मेरी किस्मत में ये खुशियाँ ना होती। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक शेयर और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।